हाय, गुड मॉर्निंग। सामने में जो आपका प्रोजेक्ट किया हुआ है, नहीं, ये क्या दिख रहा है आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम। जो सामने में आपका प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे दो दो सिस्टम प्रोजेक्ट है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा एस्केलेटन। ये जो मैं कलर किया, ये क्या है? एस्केलेटन सिस्टम। मैं क्या कर रहा हूँ कि एस्केलेटन को हटा दे रहा हूँ। जैसे एस्केलेटन को हम हटाए, अब जो रेस्ट पार्ट बच गया, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पे देखो, ये जो कंप्लीट यहाँ पे जो सामने में आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल बात हम लोगों को करना है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले माउथ से रिलेटेड बात करेंगे, माउथ वाला पोर्शन से रिलेटेड बात करेंगे। फिर माउथ के अंदर घुसेंगे, तो अंदर घुसे तो पीछे साइड से देखे तो इसको बोला जाता है फेरिंग्स। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? फेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। फिर इसके नीचे जो आएंगे, इसको बोलता है लेरिंगियोफेरिंग्स। लेरिंगियोफेरिंग्स, लेरिंग्स और फेरिंग्स का मिक्सचर है। नहीं तो लेरिंगियोफेरिंग्स से रिलेटेड बात करेंगे। फिर इसके भी नीचे आए तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ओइसोफेगस है। ये जो पार्ट आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है आपको? ओइसोफेगस। इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, ओइसोफेगस से। फिर यही कंटिन्यू नीचे की ओर आ जाएगा, और जो नीचे की ओर आया ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टमक। इसका नाम क्या है बच्चों? स्टमक। पेट जिसको हम लोग बोल देते हैं स्टमक। स्टमक कंटिन्यू हो जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर पीछे से देखा जाए तब आपको दिखेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआती पार्ट है, इसी को बोलते हैं ड्यूडेनम। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ड्यूडेनम। यही ड्यूडेनम फिर कंटिन्यू हो जाता है। तो ये जो है, ये जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट क्या बताया? ड्यूडेनम। ये जो पार्ट होता है ड्यूडेनम, सी शेप स्ट्रक्चर होता है, या यू शेप भी इसको हम लोग बोलते हैं। यही कंटिन्यू हो जाता है ये वाला पार्ट जो आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेजेनम। नहीं, जेजेनम है ये वाला पार्ट। उसके बाद जेजेनम के बाद ये जो कंटिन्यू ये वाला पार्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? इलियम। ये जो पार्ट है, ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इलियम। नहीं तो जेजेनम के बाद ये वाला पार्ट क्या होता है? इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ये तीन पार्ट है। फिर स्टार्ट हो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सीकम। इसका नाम क्या पड़ता है बच्चों? सीकम। इसको बोला जाता है सीकम। यही सीकम से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बाहर की ओर निकला हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अपेंडिक्स। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो निकला हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? ये जो पार्ट है अपेंडिक्स, यही वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स हो गया। इसको क्या बोले? सीकम। तो सीकम से ही जुड़ा रहता है अपेंडिक्स। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है? कॉलॉन। कॉलॉन वाला जो पार्ट है, तो कॉलॉन ये भी है, ये भी है, ये भी पार्ट है, और ये भी पार्ट। ये इतना पार्ट कॉलॉन का है, ये पूरा कॉलॉन है। ये जो आपको दिख रहा है अभी, अगर पीछे से देखें तो ये इस तरह से, ये क्या दिख रहा है आपको? कलर किया हुआ पार्ट, कॉलॉन। ये कॉलॉन है। या ब्लिंक मैं जिसको करवा दूं तो ये कॉलॉन है। नहीं तो सीकम, सीकम के बाद क्या हो जाता है? कॉलॉन। कॉलॉन जो ब्लिंक करता हुआ पार्ट है। तो कॉलॉन में को भी डिवाइड किया गया है। ऊपर की ओर जो ले जाता है, जैसे फूड जो आएगा डाइजेस्ट होने के बाद, तो इसमें आएगा, तो यहाँ से पहले सीकम में आएगा। सीकम से फूड ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए नाम इसका पड़ा है असेंडिंग कॉलॉन। फिर ये जो हॉरिजेंटल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉलॉन बोलते हैं। फिर फूड नीचे की ओर आएगा, डाइजेस्टेड फूड जो है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलॉन। ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोला जाता है सिग्मोइड कॉलॉन। सिग्मोइड कॉलॉन इसी का नाम है। और ये तो यहाँ तक कॉलॉन है। कॉलॉन के बाद ये वाला पार्ट जहाँ पे हम लोग का फीकल मटेरियल स्टोर रहता है, फीसेज स्टोर रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेक्टम। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? रेक्टम। और सबसे निचला हिस्सा यही एनस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनस। ये वाला जो पार्ट है ये, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एनस वाला पार्ट यही है। क्लियर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में और भी चीज है, हम लोग जो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। लीवर के बारे में पूरा डिटेल फिर हम लोग देखेंगे। ये जो कलर किया हुआ पार्ट है जो ब्लिंक कर रहा है आपके सामने, ये क्या है? लीवर। इसको हम लोग बोलेंगे लीवर है। लीवर के अंदर ये जो होता है, ये गॉल ब्लडर है। इससे भी रिलेटेड हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो लीवर क्या है, गॉल ब्लडर क्या है। पीछे के हिस्से में आए तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये पेनक्रिएटिक पार्ट है।
या पेनक्रियाज वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये पेनक्रियाज वाला पार्ट है। ये पेनक्रियाज है तो इसको हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने ये रखा हुआ है। ये जो पूरा है जो आपको दिख रहा है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही तो है। ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ना है, यही डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डिटेल बात करना है बच्चों। तो एक एक करके पढ़ेंगे, बारी बारी से हम लोग सारा डिटेल पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले, पढ़ने से पहले आपको बता दूं ये डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर फंक्शन क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर क्या रहा है। नहीं तो नाम से ही क्लियर है, डाइजेशन करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है सर डाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ गया। तो बच्चों हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी फंक्शन करते हैं, नहीं तो उसमें हम लोगों को एनर्जी चाहिए होता है। विदाउट एनर्जी हम लोग कोई भी काम, कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे। एनर्जी चाहिए हम लोगों को। अब वो एनर्जी भाई आएगा कहां से। आप लोग अच्छे से जानते हो एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी का क्रिएशन होता है, ना ही एनर्जी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो जब क्रिएट ही नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते तो फिर एनर्जी आएगा कहां से। जब हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं तो एनर्जी आएगा कहां से। अगर उससे रिलेटेड बात करें तो उसके लिए मैं आपके स्क्रीन पे बोर्ड प्रोजेक्ट कर रहा हूं और उस बोर्ड पे मैं बताता हूं एनर्जी कहां से आएगा। नहीं, मैं आपके बोर्ड पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं एनर्जी कहां से आएगा। बच्चों जैसा कि मैंने बताया एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। ना तो क्रिएशन है और ना ही डिस्ट्रक्शन है। तो आप लोग को बता दूं इस अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। सन का जो लाइट आता है, तो जो लाइट होता है ये लाइट एनर्जी होता है। हमारे अर्थ पे जो प्लांट है, खासकर जो ग्रीन प्लांट है, इसी लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। ग्रीन प्लांट हमारे लाइट एनर्जी को क्या करता है, कैप्चर करने का काम करता है। लाइट एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या करेगा, लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में। आप लोग अच्छे से जानते हो, आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो प्लांट है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। जो ग्रीन प्लांट है वो क्या काम करेगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और फोटोसिंथेसिस जो करता है तो उसमें आप लोग को ये भी पता है कि इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, नहीं, और रूट या सॉइल से वाटर को लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के बना देता है C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और यही जो ग्लूकोज बना तो यही क्या बन गया, केमिकल एनर्जी बन गया। तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, केमिकल एनर्जी में। शुरुआती जो लीफ है, प्लांट का जो लीफ है, लीफ के अंदर जो सेल है, खासकर मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। उसी मीजोफिल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में मैं सेल बायोलॉजी पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया था। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, उसी क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है वही क्या करता है, ग्लूकोज बनाने का काम करता है। वही लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम करता है और लाइट एनर्जी को कैप्चर करके ग्लूकोज बना देगा। तो ग्लूकोज बन के तैयार। जो ये ग्लूकोज है C6H12O6 जो ग्लूकोज है बच्चों, तो ये मान लो ग्लूकोज का ये सिंगल यूनिट है। ये मान लेते हैं ये क्या है, ग्लूकोज का सिंगल यूनिट है। तो यही ढेर सारा ग्लूकोज बनाएगा और सारे ग्लूकोज को आपस में जोड़ देता है। ढेर सारा ग्लूकोज को आपस में जोड़ देता है। सीधा बोले तो ग्लूकोज का एक चेन बना देता है, पॉलीमर बना देता है। और इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च। स्टार्च बना दिया। स्टार्च क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। स्टार्च क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। नहीं तो हम लोग जो बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ेंगे तो फिर स्टार्च से रिलेटेड डिटेल बात हम लोग करेंगे। फिलहाल स्टार्च क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। वो पॉलीमराइजेशन होके बना है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब ये जो स्टार्च है, नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज को क्या बोला जाता है, मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब एक,
नहीं, एक शुगर ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड। और ढेर सारा अगर शुगर ग्रुप है तो उसको नाम हम लोग क्या देते हैं बच्चों, पॉलीसेक्राइड ग्रुप नाम दे देते हैं। तो ये पॉलीसेक्राइड बना हुआ है। अब ये जो स्टार्च है, स्टार्च बना के प्लांट स्टोर रखता है, कुछ लीफ में स्टोर रखा, कुछ स्टेम में स्टोर कर दिया, कुछ रूट में स्टोर कर दिया। जिससे हम लोग जो आलू खाते हैं, आलू नहीं, पोटैटो की जो हम लोग बात करते हैं उसमें ज्यादातर क्या होता है, स्टार्च ही तो होता है। आलू खा लिए, और नॉर्मली हम लोग का सब्जी में आलू ही होता है। नहीं, ज्यादातर हम लोग बिहारी लोग, खासकर बिहार में आलू खाना ज्यादा पसंद करते हैं लोग, तो आलू स्टार्च ज्यादा खा रहे हैं। हम लोग जो चावल खाते हैं, चावल उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बोले तो स्टार्च सब बहुत ही मात्रा में रहता है। तो हम लोग जो भी पॉलीसेक्राइड खाए, तो खाए कहाँ, मुंह में, और मुंह में खाए और निगल लिए। तो वो जो पॉलीसेक्राइड सब खाए, बोले तो हम लोग क्या खाते हैं, स्टार्च। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका पॉलीसेक्राइड है। जो स्टार्च हम लोग खाए तो यही हमारा कहाँ चला गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। जब माउथ से हम लोग चबाए, चावल को चबाते हैं, आलू को चबाते हैं, नहीं, उसके बाद निगल लेते हैं। और जो निगले जो स्टार्च है, स्टार्च में भी ध्यान रखना है, रैपेन स्टार्च, पका हुआ स्टार्च ही हम लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे। अनरैपेन स्टार्च हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर कच्चा आलू खा लोगे तो वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो बेकार हो जाएगा हम लोग का। लेकिन उसी आलू को बॉयल करके खाओ, पका के खाओ, तो फिर हम लोग उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो खैर वो मैटर अलग है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ स्टार्च जो हम लोग खाए, जो स्टार्च हम लोग खाए, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो पॉलीसेक्राइड को तोड़ता है। उस पॉलीसेक्राइड को तोड़ेगा, और कहां तक तोड़ेगा, तो मोनोसेक्राइड में तोड़ देगा, सीधा बोले तो ग्लूकोज में, C6H12O6 में तोड़ दिया जाएगा। जो हम लोग खाएं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि उस पॉलीसेक्राइड सब जो है, या पॉलीमर जो है, उसको तोड़ देगा। अगर स्टार्च खाए, अगर स्टार्च खाए तो उसको ग्लूकोज तक तोड़ देगा। अगर हम लोग प्रोटीन खाए होते तो इसको एमिनो एसिड तक तोड़ दिया होता। अगर प्रोटीन खाए होते तो इसको एमिनो एसिड तक तोड़ देता। और अगर हम लोग लिपिड खाए होते, लिपिड लिपिड खाए होते तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में तोड़ देता। अगर हम लोग डीएनए या आरएनए खाए होते तो उसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता। कहने का मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है, बोले तो यूनिट में तोड़ देता है। अब तोड़ने से फायदा क्या हुआ, अब डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ दिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो तोड़ा, तो ये जो भी चीज यूनिट में बना, जो भी चीज यूनिट में आया, वो भेज दिया जाता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, हमारे ब्लड वेसल्स को। मतलब जो ग्लूकोज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बना, वो ग्लूकोज अब आ जाएगा ब्लड में। जो एमिनो एसिड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तोड़ के बना, वो एमिनो एसिड अब आ जाएगा हमारे ब्लड में। जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हमारे आ जाएगा ब्लड में, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा, हमारे ब्लड में आ जाएगा। और हमारा ब्लड होते होते हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाएगा, हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाएगा। हमारे बॉडी में जो हर एक सेल है, वहां तक इसको क्या करेगा, पहुंचाने का काम कर देगा, हर एक सेल तक पहुंचा देगा। अब हर एक सेल तक जो पहुंचाएगा, तो ये जो ग्लूकोज जो हमारे सेल में घुसा, ग्लूकोज या एमिनो एसिड घुसेगा, या ग्लिसरॉल और फैटी एसिड घुसेगा। तो बाकी और सब चीज का क्या होगा वो तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ग्लूकोज पे फोकस करते हैं। यही ग्लूकोज को, इसी ग्लूकोज को तोड़ के बनाएगा एटीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बनाने का काम करेगा, एटीपी बनाने का काम करेगा। और यही जो एटीपी बनेगा, यही जो एटीपी बनेगा, और यही एटीपी के कारण मैं अभी बोल पा रहा हूं, मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूं, इसी एटीपी के कारण। मेरा हाथ का मूवमेंट हो रहा है इसी एटीपी के कारण। हम लोग जो एक दूसरे को देख पा रहे हैं इसी एटीपी के कारण, जो एनर्जी है। तो एनर्जी जो बना, जो एटीपी बना, कहां से बना, तो ग्लूकोज से बना। ग्लूकोज कहां से आया, तो स्टार्च ही सबसे आया। नहीं, स्टार्च कौन बनाया था, तो प्लांट बनाया था। प्लांट के पास एनर्जी कहां से आया था, तो सन लाइट का एनर्जी था, लाइट एनर्जी था। तो बच्चों हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो एनर्जी से रिलेटेड बात करता है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं कि एनर्जी क्रिएट हो या एनर्जी बनेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों को चाहिए एनर्जी, और उसी एनर्जी के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
हमारे एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करता है, हमारे एनर्जी के रिक्वायरमेंट को देने का काम करता है कौन? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एनर्जी रिक्वायरमेंट देने का काम करेगा बच्चों। तो एटीपी रहेगा तभी तो हम लोग कोई काम कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि एटीपी के फॉर्म में ही हमारा सेल जो है वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को जानता है, किसी और फॉर्म में एनर्जी को नहीं जानता। हमारे बॉडी में कितना भी ग्लूकोज भरा पड़ा रहे, हमारे सेल में ठूस ठूस के ग्लूकोज भर दो, अगर एटीपी नहीं है तो बेकार है। वो एटीपी नहीं है तो वो ग्लूकोज मेरे लिए बेकार है, हमारे सेल के लिए बेकार है। एटीपी अगर ज्यादा हो, ग्लूकोज कम हो तो वो ज्यादा बेटर है। ये जस्ट लाइक वही बात हो गया कि मान लो तुम्हारे पैकेट में करोड़ों रुपया हो, 1 करोड़ रुपया हो और तुमको हम रेगिस्तान में छोड़ दें, जहां कोई होटल नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई खाना खिलाने वाला कोई कुछ भी नहीं है। आपको भूख लगा हो, प्यास लगा हो तो क्या करोगे आप? 1 करोड़ रुपया चबा के खा लोगे? तो बेकार है वो 1 करोड़ रुपया आपके लिए। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि हम लोग रुपये को नहीं खा सकते। हाँ, रुपये से हम लोग खाना खरीद के खा सकते थे। 1 करोड़ रुपया एक आदमी के लिए सफिशियंट है खाना खाने के लिए, वो चाहे तो पूरा लाइफ टाइम खाना खा ले, नहीं, लेकिन वो उसको एक टाइम का भोजन नसीब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे एटीपी के फॉर्म में नहीं है, या खाना जिस फॉर्म में हम लोग को चाहिए, हमारा बॉडी को चाहिए, उस फॉर्म में नहीं है। पैसा तो है, वो खरीद के खा सकता है, मिले तब तो खरीद के खाए। तो उसके लिए वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में अभी है, उसके लिए वो 1 करोड़ रुपया बेकार है। जबकि उसके जगह अगर 1 आध किलो चावल रहता या भात बना हुआ रहता, दाल रहता, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन था, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन था। तो वही बात है, हमारे सेल में एटीपी है तो वो बढ़िया है, कितना भी ग्लूकोज हो और एटीपी ना हो तो वो बेकार है, क्योंकि हमारा सेल एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को जानता है। तो एटीपी तो तब बनेगा जब सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर एटीपी बनाने का काम होता है। अब सेल के अंदर तो तब जाएगा जब सेल तक उसको पहुंचाया जाएगा, तो उसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में तो तब जाएगा जब उस चीज को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाएगा। नहीं, हमारा जो छोटा छोटा टुकड़े में तोड़ा जाएगा तभी जाके वो सर्कुलेटरी सिस्टम तक जा पाएगा बच्चों, ऐसे वो सर्कुलेटरी सिस्टम तक नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से है बात, इस तरह से हम लोग वहां पे क्या करते हैं, बात करते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी बड़ा पार्टिकल है, जो बड़ा चीज है जिसको हम लोग डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं घुसा सकते, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता है, डिफिजिबल फॉर्म में लाया जाता है, उसको सिंपल फॉर्म में लाया जाता है। जैसे चावल, अब चावल ले लो और चावल को हम डायरेक्टली हाथ में रगड़ना स्टार्ट कर दे तो क्या चावल घुस जाएगा हमारे सेल में? क्या हमारा यहाँ का एनर्जी मिल जाएगा, उसको एटीपी मिल जाएगा? अगर ऐसा रहता तो हम लोग चावल के बोरे में आराम से घुस जाते और 2-4 बार दे हाथ रगड़ उगड़ के निकल लेते, नहीं पूरे बॉडी में घुस जाता फिर चावल। अगर ऐसा होता तो सेल के अंदर घुस जाता। तो आप लोग को अच्छे से पता है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म से बना होता है। इक्टोडर्म प्लस एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। पूरा का पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये क्या होता है बच्चों? इक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना है। तो कहां तक इक्टोडर्म और कहां तक इंडोडर्म, अगर इससे रिलेटेड बात करें तो आपको बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो शुरू वाला पार्ट है, ये जो शुरू वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है हार्ड पैलेट। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? हार्ड पैलेट। तो अप टू हार्ड पैलेट कहने का मतलब, इधर देखो, मेरे माउथ से स्टार्ट होगा, एक अंगुल मुंह में दे दो तो वहां तक का जो पार्ट है वो इक्टोडर्म से बना होता है, इक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। नहीं मतलब मुंह में अगर उंगली दें तो एक अंगुल जहां तक जाएगा तो वहां तक का पार्ट, बाहर से एक अंगुल अंदर तक का पार्ट, वो इक्टोडर्मल ओरिजिन है। दूसरा पार्ट, अगर एनस की हम लोग बात करें, एनस वाला जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये भी क्या है? इक्टोडर्मल ओरिजिन है। ये एनस वाला ये जो रीजन है, ये क्या है? इक्टोडर्मल ओरिजिन है। मतलब ये वाला पार्ट और ऊपर का हार्ड पैलेट वाला जो पार्ट अभी अभी मैंने बताया, हार्ड पैलेट वाला जो पार्ट बताया अभी अभी, ये वाला, ये दोनों इक्टोडर्मल ओरिजिन है। इसके अलावा जो रेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है,
पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हम लोग बात करते हैं वो कैसा ओरिजिन है, वो मीजोडर्मल ओरिजिन है। तो आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा अपर पार्ट हार्ड पैलेट अप टू हार्ड पैलेट तक, और इधर एनस वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, इक्टोडर्मल ओरिजिन है। बाकी टोटल पार्ट की अगर बात करें तो वो टोटल का टोटल पार्ट वो क्या होता है, क्या होगा, इंडोडर्मल ओरिजिन होगा। जो रेस्ट पार्ट है वो क्या होगा बच्चों, वो इंडोडर्मल ओरिजिन होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं तो ये अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अगर पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में अपर पार्ट नहीं, अपर वाला जो पार्ट है, शुरुआती पार्ट अप टू हार्ड पैलेट तक, यहां तक क्या बोलेंगे, अप टू हार्ड पैलेट। तो अप टू हार्ड पैलेट तक कैसा ओरिजिन होगा, इक्टो इक्टोडर्मल ओरिजिन होगा, इक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। नहीं, इधर अगर बात करें निचला हिस्सा, नहीं, कहां से कहां तक, फ्रॉम एनल केनाल टू एनस, एनस तक, एनल केनाल से एनस तक की जो बात करें, ये भी क्या होगा, इक्टोडर्मल ओरिजिन ही होगा, ये भी इक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। और जो रेस्ट पार्ट बच गया, तो रेस्ट पार्ट क्या बचा, यहां से लेके यहां तक, ये जो रेस्ट पार्ट है, नहीं, ये सब कैसा ओरिजिन है, तो फ्रॉम कहां से कहां तक, तो हार्ड पैलेट के अंदर होता है सॉफ्ट पैलेट, तो फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट, फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम, सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम तक हम लोग जो बात करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ, रेक्टम, यहां से यहां तक जो है ये कैसा ओरिजिन होगा बच्चों, इंडोडर्मल। जरा गौर करो, अगर मैं बोलूं डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा ओरिजिन है, अगर एक चुनना हो सिंगल, इक्टोडर्म है कि मीजोडर्म है कि इंडोडर्म है, तो आंसर हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, इंडोडर्मल। आंसर क्या करेंगे हम लोग, इंडोडर्मल करेंगे। कहोगे सर इंडोडर्मल क्यों, अब इक्टोडर्मल आप क्यों नहीं बोले, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का रेस्ट पार्ट या मैक्सिमम पार्ट, आप कह सकते हो मोर देन 90% से भी ऊपर पार्ट किसका बना हुआ है, इंडोडर्म से बना हुआ है, इंडोडर्मल ओरिजिन है, इंडोडर्मल ओरिजिन होता है। मैक्सिमम पार्ट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो कैसा ओरिजिन है, इंडोडर्मल ओरिजिन होता है बच्चों, इंडोडर्म से बना होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में रहे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है, उसमें इक्टोडर्म भी रहे, इंडोडर्म भी रहे, बोथ ऑफ दीज रहे, नॉन ऑफ दीज रहे, तो कहा क्या आंसर चला जाएगा, तब आंसर चला जाएगा बोथ ऑफ दीज। मतलब इक्टोडर्म प्लस इंडोडर्म मिलके हमारा होल डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है। हमारा जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग जो बात करते हैं बच्चों, तो उसमें इक्टोडर्म और साथ में क्या, इक्टोडर्म के साथ साथ इंडोडर्म, ये दोनों मिलके होल पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने का काम करता है। बच्चों हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बात करते हैं, तो इसका जो फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन, अगर मैं उस पर आऊं तो सबसे पहला होता है, कोई भी खाना हम लोग खाते हैं तो मुंह में लेंगे, और मुंह में लेके उसको क्या करेंगे, चबाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंगेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंगेशन, इंगेशन प्रोसेस कहलाता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग जो बात करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, इंगेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो वो इंगेशन हो जाता है, जो खाना लिए मुंह में अब चबाएंगे तो उसको बोलते हैं इंगेशन। जैसे मुंह में खाना लोगे तो मुंह में लार आना स्टार्ट हो जाएगा, मुंह में क्या आएगा, लार, तो वहां पे सबसे पहले होगा सिक्रेशन, सलाइवा का सिक्रेशन, जो लार आएगा, तो मुंह में जैसे निकले इंगेशन। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, तुरंत में वहां पे सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, हमारा लार जो है, लार ग्रंथि एक्टिवेट हो जाएगा और उसमें सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्रेशन। और जैसे सिक्रेशन हो जाएगा तब जाके उस फूड को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, हम लोग उसको क्या करेंगे, मिक्स, द मिक्सिंग, और देन मिक्स करने के बाद निगल लेते हैं तो प्रोपल्सन।
मिक्सिंग और प्रोपल्सन। उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग निगल लेते हैं, तब मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन वो कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, मिक्स करना प्लस निगल लेना। अब मिक्सिंग और प्रोपल्सन जो कहलाया, अब आगे जो जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा डाइजेशन। वीडियो ऑफ हो गया। अब क्या कहलाएगा, डाइजेशन। नहीं, वो क्या कहलाएगा, डाइजेशन। वो डाइजेस्ट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइजेशन। और जैसे डाइजेस्ट होगा तो डाइजेस्ट होने के बाद जो यूजफुल न्यूट्रिएंट है, यूजफुल चीज है, जो यूजफुल न्यूट्रिएंट है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। और एब्जॉर्ब होने के बाद जो रेस्ट पार्ट है, जो फालतू का पार्ट है, जो बेकार पार्ट है, जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, डेफिकेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिकेशन कहलाता है। वो क्या कहलाएगा बच्चों, डेफिकेशन। डेफिकेट करके कहने का मतलब बाहर निकाल देते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। तो डेफिकेट कर देते हैं हम लोग। नहीं, तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान रहे, तो सबसे पहला बात हम लोग क्या किए, इंगेशन। कोई भी फूड पार्टिकल जो है उसको जो हम लोग लेंगे तो सबसे पहले उस फूड पार्टिकल को क्या करना होगा, निगलना पड़ेगा। फूड पार्टिकल को मुंह में लेंगे, नहीं, जैसे हम लोग रोटी का एक टुकड़ा ले लें मुंह में, तो जैसे मुंह में लिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंगेशन। जैसे मुंह में लेंगे तो अब क्या होगा, जो रोटी लिए थे, सूखा रोटी मान लो लिया, तो आपने क्या किया, वहां का जो स्लाइवा है, लार ग्रंथि जो हम लोग का है, स्लेवरी ग्लैंड सब होता है, मैं आगे दिखाऊंगा, डिटेल बात करेंगे उसके बारे में। तो वो सब स्लाइवा का सिक्रेशन करेगा, स्लाइवा का सिक्रेशन करेगा, लार का सिक्रेशन करेगा, नहीं, तो वो सिक्रीट कर देगा। और जो लार सिक्रीट हुआ तो अब उस लार को क्या किया जाएगा, हमारे टंग, हमारे टीथ, हमारे चिक के हेल्प से उसको मिक्स किया जाएगा, मिक्सअप करेंगे हम लोग, तो उसको मिक्सिंग बोलेंगे। और जब मिक्स कर लेंगे तब जाके हम लोग उसको निगल लेते हैं। तो मिक्स करना तो मिक्सिंग, निगल लिए तो प्रोपल्सन। उसको धक्का मार के अंदर कर लिया जाता है, फूड पार्टिकल को अंदर लेके चले गए। अब फूड पार्टिकल जो अंदर लेके चले गए, अब वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, जब अंदर जैसे गया तो डाइजेशन वहीं स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन। वैसे तो हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, खासकर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन 30% हमारे माउथ में ही हो जाता है, ओरल कैविटी में ही हो जाता है। तो खैर उस पर हम लोग डिटेल बात और करेंगे। तो डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब डाइजेशन के बाद जो हम लोग उसको निगले, तो अब डाइजेस्ट होने के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो भी यूजफुल मटेरियल है, यूजफुल चीज है, उसको खींच खींच के अंदर ले लिया जाता है, बोले तो एब्जॉर्प्शन हम लोग उसको बोलते हैं, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा रह गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिकेशन, जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, जिसको लेटरिंग भी बोल देते हैं, तो प्रोसेस डेफिकेशन कहलाता है। उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन यही प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस इंगेशन, सेकेंड प्रोसेस सिक्रेशन, थर्ड प्रोसेस की जो बात करें मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन, फोर्थ प्रोसेस डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, और देन जो हम लोग बात करें डेफिकेशन। इस तरह से बांटा जाता है। अब क्या है कि जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को पकड़ के अगर खींच दो तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा तुमको। डाइजेस्टिव सिस्टम को जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं, तो पूरा ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ट्यूब ही बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको डिवाइड किया गया 4 भाग में। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग 4 भाग में बांटे। 4 भाग में पहला भाग जो अगर हम लोग बात करें तो क्या बांटा जाता है, तो माउथ। एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं स्केलेटन हटाता हूँ। तो फर्स्ट भाग में जो बांटा जाता है तो हम लोग उसको क्या बांटते हैं, माउथ एंड बक्को फेरेंजियल कैविटी। माउथ बोले तो ये वाला पार्ट, और बक्कल कैविटी कहने का मतलब मुंह के अंदर का ये सब जो पार्ट है, नहीं, ये ओंठ यहाँ से माउथ स्टार्ट है हम लोग का, और अंदर जो बक्कल कैविटी है, तो माउथ और बक्को फेरेंजियल कैविटी को बांटा गया। तो उसी बक्को फेरेंजियल कैविटी में जो बात करेंगे, ये माउथ और बक्को फेरेंजियल कैविटी जैसे हम लोग बात करें, पूरा ओरल कैविटी सब सब उसी में आ जाएगा, नहीं, तो माउथ और बक्को फेरेंजियल कैविटी उसी में आएगा ये भी। उसके बाद अगला पार्ट क्या हो जाएगा, ये ओइसोफेगस।
अगला पार्ट क्या आएगा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस से रिलेटेड फिर बात करेंगे। फिर ओइसोफेगस कहाँ जाके खुलेगा, तो थर्ड पार्ट स्टमक, ये स्टमक में। और स्टमक के बाद तो फिर इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, आप लोग को पता है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो स्टार्ट होगा, तो इंटेस्टाइन को दो भाग में बांटा गया है। इंटेस्टाइन में एक स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। अगर पूरा कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यही जो आपके सामने अभी प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये देखो, अगर आगे का पेरिटोनियम वाला पार्ट हम हटा दें, सॉरी, ये वाला पार्ट हटा दें और पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कवर करें, तो ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन अभी कवर हो गया। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट नहीं, ये जो पार्ट अभी आपको दिख रहा है, ये कैसा पार्ट है बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड पार्ट है। तो मैं बता रहा था ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। नहीं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट हो गया। एक जो बात की ड्यूडेनम का, दूसरा जेजेनम और तीसरा इलियम। ये तीनों क्या पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड पार्ट होता है। ड्यूडेनम हो गया, जेजेनम हो गया और इलियम से रिलेटेड जो हम लोग बात करते हैं, ये किसका पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड पार्ट है। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो हम लोग बात करें, तो फिर क्या स्टार्ट होता है, तो हम लोग जो बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे, तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया है लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट में, कि ये वाला जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम। सीकम। फिर ये वाला पार्ट कॉलॉन, तो असेंडिंग कॉलॉन, फिर ट्रांसवर्स कॉलॉन, फिर ये डिसेंडिंग कॉलॉन, फिर जो हम लोग बात करें सिग्मोइड कॉलॉन। ये सब लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड पार्ट है। नहीं, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से ही जो पार्ट है, तो पहला हो गया सीकम, फिर कॉलॉन और रेक्टम। ये सब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो हम लोग को बारी बारी से सबके बारे में डिटेल स्टडी करना है। सबके बारे में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, डिटेल स्टडी करेंगे। बच्चों जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सबसे पहला जो हम लोग आते हैं कहाँ पे, माउथ पे। सबसे पहला हम लोग कहाँ पे आते हैं, तो माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी पे आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं माउथ और बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग डिटेल करने जा रहे हैं, कौन सा पार्ट, तो माउथ का। माउथ एंड बक्कल कैविटी या बक्कोफेरेंजियल। नहीं, कैविटी, इससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं हम लोग, माउथ और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों माउथ और बक्कोफेरेंजियल कैविटी की जो हम लोग बात करें, तो हॉरिजेंटल जो सिल्ट है, ये हॉरिजेंटल है, जो ये कटा हुआ पार्ट है, ओंठ जो है, अपर लिप लोअर लिप, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, माउथ। हॉरिजेंटल सिल्ट लाइक या ट्रांसवर्स जो एपर्चर मौजूद है, तो उसी ट्रांसवर्स एपर्चर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, माउथ बोल देते हैं। और ये जो एपर्चर है, तो ऊपर के साइड अपर लिप और लोअर के साइड, नीचे के साइड लोअर लिप, अपर लिप और लोअर लिप जो बनाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, माउथ बोल देते हैं। बच्चों हम लोग का जो माउथ है, अपर लिप और लोअर लिप, तो ये जो लिप्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो लिप में मूवमेंट हो रहा है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं तो देखो, कभी गोल हो रहा होगा, कभी लंबा हो रहा है, कभी चपटा हो रहा है, इस तरह का मूवमेंट हो रहा है। ये जो मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है, तो एक मसल्स है जिसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स। ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स है जो हमारे लिप्स में होता है, जिसके कारण हमारे ओंठ का या लिप्स का मूवमेंट हो पाता है। हमारा जो ओंठ है या लिप्स की जो हम लोग बात करते हैं, ये जो मूवमेंट होता है किसके कारण होता है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स के कारण होता है। तो उसका मूवमेंट हो रहा है बच्चों। बच्चों किसी किसी कंडीशन में देखा क्या जाता है, ये जो अपर लिप्स है यहाँ पे एक कटा रहता है बीच में, आधा इधर उठ जाएगा आधा इधर उठ जाएगा। नहीं, इस तरह का जो लिप्स है, अपर लिप्स अगर कटा हुआ रहे, तो उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेयरी लिप्स। कहने का मतलब लिप्स है लेकिन वो कटा हुआ पार्ट है। जैसे लिप्स की जो हम लोग बात करें, ये यही जो लिप्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मान लो ये लिप्स कटा हुआ है यहाँ, तो हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट इधर हो जाएगा।
और यही जो हाफ हाफ पार्ट में उठ जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, हेयरी लिप्स। इसको नाम क्या दिया जाता है, हेयरी लिप्स बोल दिया जाता है। तो ये तो हो गया माउथ के बारे में बात। जैसे आगे आए माउथ के बाद तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, माउथ ओपन हो जाता है किसमें, बक्कल कैविटी में, या बक्को फेरेंजियल कैविटी की हम लोग बात करते हैं, बक्कल कैविटी या बक्को फेरेंजियल कैविटी। तो बक्कल कैविटी या बक्को फेरेंजियल कैविटी की जो बात करें तो इसमें भी दो पार्ट है। ये तो हो गया माउथ, उसके बाद ये वाला पार्ट ध्यान देना है। नहीं, कहने का मतलब ये ओंठ और दांत के बीच का जो पार्ट है उसी को बोला जाता है बक्कल वेस्टिब्यूल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल। या जहां पे आप ब्रश कर रहे होते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल। उसका नाम क्या पड़ता है, बक्कल वेस्टिब्यूल। दूसरा जो है, जो ओरल कैविटी, ओरल माउथ का, फिर अंदर घुसे इनर पार्ट, ये ओरल कैविटी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा ओरल कैविटी कहलाएगा। और ओरल कैविटी जो हमारा होता है वो लाइंड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम से। ओरल कैविटी का जो लाइनिंग है वो स्पेशल टाइप का लाइनिंग होता है। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है मल्टी लेयर, नहीं स्क्वामस इपिथेलियम कहने का मतलब स्क्वामस इपिथेलियम का मल्टी लेयर है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम की जो बात कर रहे हैं तो देखो, स्क्वामस जो होता है ऐसा होता है, ऐसा ऐसा शेप का रहेगा तो स्क्वामस मतलब ये शेप स्क्वामस। और स्ट्रेटिफाइड बोल रहा है मतलब मल्टी लेयर की ये बात कर रहा है, इस तरह से लेयर बाय लेयर या मल्टी लेयर रहेगा। और यही जो मल्टी लेयर रहेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड। और स्क्वामस, स्क्वामस शेप का है। और इपीथीलियम है, ईपी मतलब होता है अपॉन, अथीलिया मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करने वाला जो टिश्यू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इपीथीलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपीथीलियम, ये जो बक्कल कैविटी है अंदर में चारों साइड से, नहीं वो क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपीथीलियम का बना रहता है। ठीक है, अब ऊपर से हमारा जो जॉ है, जबड़ा, जो माउथ है तो अपर जॉ, और ये क्या है, लोअर जॉ। अपर जॉ और लोअर जॉ, अगर गौर करके देखो मेरे मुंह का मूवमेंट तो अपर जॉ फिक्स है, ये जो फिक्स है अपर जॉ जो हम लोग का होता है वो फिक्स होता है, और जो लोअर जॉ है इसमें मूवमेंट होता है। देखो केवल क्या है, लोअर जॉ का मूवमेंट हो रहा है। हम लोग का अपर जॉ फिक्स होता है और लोअर जॉ मूव करता है। हमारा जो माउथ है तो अपर जॉ और लोअर जॉ में बटा हुआ है। तो अपर जॉ हम लोग का फिक्स, और जो लोअर जॉ की जो हम लोग बात करते हैं, लोअर जॉ क्या होता है, मूवेबल होता है। बच्चों हमारा जो माउथ है उसका जो रूफ है, रूफ नहीं रूफ जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैलेट, इसी रूफ को क्या बोला जाता है, पैलेट। और जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बताया, हमारा पैलेट दो भाग में बटा हुआ है। हमारा जो पैलेट है वो दो भाग में बटा हुआ है। शुरुआती जो होता है हार्ड होता है, टंग को ऊपर से छू के देखो, पीछे की ओर खींच के ले जाओ ऊपर सटाते हुए, ये हार्ड पैलेट है। ऊपर वाला जो होता है हार्ड पैलेट, और जैसे जैसे पीछे जाओगे वो सॉफ्ट पैलेट में कन्वर्ट होता चला जाता है, वो सॉफ्ट पार्ट में कन्वर्ट होता चला जाता है। मतलब हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊं हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट अगर आपको देखना है, फिर मैं स्केलेटन को हटा दे रहा हूं, देखो। और ये माउथ का जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हार्ड पैलेट है। अगर अंदर से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, लेकिन ऊपर से देखें तो ये हार्ड पैलेट है। नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हार्ड पैलेट। एंटीरियर पार्ट जो होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हार्ड पैलेट। और जो हार्ड पैलेट बना होता है ये कौन बोन बनाता है, तो मैक्सिला और पेलेटाइन बोन बनाता है। हार्ड पैलेट जो बनाने का काम करता है ये मैक्सिलरी बोन और पेलेटाइन बोन का बनाने का काम करता है। तो मैं मैक्सिला और पेलेटाइन आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो पिछला हिस्सा में है, नहीं तो शुरू में तो हार्ड, और जैसे जैसे पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट पैलेट आपको मिलता चला जाएगा। ये वाला पार्ट सॉफ्ट पैलेट है, ये जो पार्ट है आपको सॉफ्ट पैलेट है। तो ऊपर से देखो तो ये सॉफ्ट पैलेट है, और अंदर से अगर देखा जाए तो वही कलर किया हुआ जो पार्ट है तो ये सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट है। ये अंदर अगर ये वाला पार्ट, तो शुरू में हार्ड पैलेट और अंदर में क्या है, सॉफ्ट पैलेट। और यही सॉफ्ट पैलेट का सबसे अंदर में फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है ये उबला कहलाता है। नहीं, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है ये उबला कहलाता है। बच्चों यहाँ पे जो बात करें, सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, मतलब हमारे विल
पावर पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं, इनवॉलेंट्री मसल्स फाइबर का बना होता है, वो हमारे विल पावर पे डिपेंड नहीं करेगा। उसमें इनवॉलेंट्री मसल्स फाइबर होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, म्यूकस इपिथेलियम सब प्रेजेंट रहता है हमारे किसमें, सॉफ्ट पैलेट की जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें ढेर सारा प्रेजेंट रहेगा। और वही सॉफ्ट पैलेट का जो आउटग्रोथ है, जो अंदर की ओर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उबला, ये वाला पार्ट जो आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, वही सॉफ्ट पैलेट का आउट ग्रोथ है। यही सॉफ्ट पैलेट का जो एंटीरियर में है, अंदर की ओर देखोगे तो यहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। वहां पे क्या होता है, टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, और उसका स्पेशल नाम है पेलेटाइन टॉन्सिल, या टॉन्सिल हम लोग बोल देते हैं। वो क्या है, लिम्फ नोड का पार्ट है, तो उसको हम लोग पेलेटाइन टॉन्सिल भी बोल जाते हैं। ये जो सॉफ्ट पैलेट है, ये सिचुएटेड होता है फेरिंग्स में। सॉफ्ट पैलेट जो पिछला हिस्सा है, तो पिछला हिस्सा जो होता है, तो ये सब पार्ट हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, फेरिंग्स। और फेरिंग्स में ये ओरल कैविटी का फेरिंग्स है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओरो फेरिंग्स। इसका नाम क्या पड़ता है बच्चों, ओरो फेरिंग्स हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो फेरिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ओरो फेरिंग्स कहलाता है। नहीं, ये वाला पार्ट ओरो फेरिंग्स वाला पार्ट हो जाता है, तो फेरिंग्स। और इसके ऊपर नेजोफेरिंग्स होता है, एक इसके ऊपर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। तो ये तो ओरोफेरिंग्स। तो ये शॉर्ट पैलेट कंटिन्यू हो जाता है किसमें, ओरोफेरिंग्स। लेकिन हार्ड पैलेट के बारे में जो अभी अभी मैंने बताया, हार्ड पैलेट में जो मैंने आपको बताया क्या, कि ये दो बोन से मिलके बना होता है। तो मैं अगर बोन को आपको दिखाऊं बोन के साथ, तो हार्ड पैलेट जो बना हुआ है, तो मैक्सिलरी बोन, तो मैक्सिलरी बोन जो होता है, ये जो बोन आपको दिख रहा है, जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये मैक्सिला है, ये मैक्सिलरी बोन है। तो ये राइट मैक्सिलरी है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हम लोग का होता है, ये मैक्सिलरी बोन है। अपर जॉ मैक्सिला ही बनाता है, ये अपर जॉ बनाने का काम करता है, ये दोनों साइड का मैक्सिला। अगर मैं दोनों को कवर करूं, तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड का ये मैक्सिलरी बोन है। नहीं, तो ये जो कि क्या करता है, हमारा अपर जॉ भी बनाएगा, और दूसरा जो पैलेट है, पैलेट, उस पैलेट को भी बनाने का काम करता है। मैक्सिला के अलावा मैंने एक और बताया, पेलेटाइन। अगर मैं मैक्सिला को हाइड कर दूं, यहां से हाइड कर दूं, तो पेलेटाइन जो बोन है, ये वाला पार्ट, ये पेलेटाइन बोन है, ये पेलेटाइन है। तो ये लेफ्ट साइड का पेलेटाइन, और इधर क्या है, ये राइट साइड का, लेफ्ट और राइट साइड का पेलेटाइन, ये दोनों पेलेटाइन। तो अपर जॉ जो बना रहा है, उसमें हार्ड पैलेट, अपर जॉ नहीं बोलना चाहिए, हार्ड पैलेट जो बना रहा है, हार्ड पैलेट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक मैक्सिला और दूसरा पेलेटाइन। मैक्सिला और पेलेटाइन बोन मिलके हमारा हार्ड पैलेट बनाने का काम करता है। या सीधे बोलो कि हमारा जो तालू है, जो हार्ड होता है, वो बोन का बना होता है। और कौन सा बोन, तो मैक्सिला और पेलेटाइन बोन का बना होता है। और जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, बताया कि कनेक्टिव टिश्यू सब का बना होगा, और उसी का फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उबला, उबला बोल देते हैं बच्चों। नहीं, जो सॉफ्ट पैलेट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो सॉफ्ट पैलेट है, तो सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स में दो बात कर रहे हैं, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। तो मैं अगर फेरिंग्स को आपको दिखाऊं, दोनों फेरिंग्स को अगर देखना है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। तो मैं ऐसा करता हूं, स्किन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को मैं हटा दे रहा हूं, और यहाँ देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नेजोफेरिंग्स है, और ये वाला पार्ट क्या है, ओरोफेरिंग्स है। ये अपर पार्ट जो होता है, जो नाक, ये वाला नाक वाला रीजन है, नहीं, नाक से जो रिलेटेड है, नाक का जो पिछला हिस्सा है, जो पीछे की ओर गया है, तो इसी फेरिंग्स को क्या बोला जाता है, नेजोफेरिंग्स। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, यही जो पार्ट है इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। और यही नेजोफेरिंग्स जो नीचे की ओर आता है, इसी का नाम क्या दिया जाता है, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी से रिलेटेड है, हमारा बक्कोफेरिंजियल कैविटी से रिलेटेड है। माउथ का सबसे पिछला, अगर उंगली डालते जाओ जहां टकराएगा, तो वो यहीं पे टकराएगा, जो आपको कलर किया हुआ यहाँ पे दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स। ये ओरोफेरिंग्स है। और जो ऊपर का हिस्सा है ओरोफेरिंग्स से ऊपर, तो इसको बोलता है नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बोलता है लेरिंगियोफेरिंग्स। लेरिंग्स और फेरिंग्स का ये मिक्सचर है। लेरिंग्स जहां से हम लोग साउंड निकाल पाते हैं, जो वॉइस बॉक्स है हम लोग का यहाँ वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। यहाँ से हम लोग का साउंड निकलता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। जो इसमें दिख भी रहा है, ये वाला जो पार्ट हो जाता है, ये सब लेरिंग्स वाला पार्ट है। लेकिन ये जो लेरिंगियोफेरिंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं,
यहाँ पे हम लोग लेरिंगियो फेरिंग्स का बात कर रहे हैं, और यही कंटिन्यू अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम, तो यही कंटिन्यू, यही जो है ये वाला पार्ट जिसको हम बोले लेरिंगियो फेरिंग्स, और यही कंटिन्यू किसमें हो जाएगा, हमारा ओइसोफेगस में। यही कंटिन्यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे की ओर आया है, तो ये ओइसोफेगस। तो सामने में जो आपको दिख रहा है, इस पे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम साथ में दिख रहा है। यहाँ पे आपको दो सिस्टम एक साथ दिख रहा है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक साथ आपको दिख रहा है। ये जो सामने में आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, आगे का जो पार्ट है, आगे से जो दिख रहा है वो आपको रेस्पिरेटरी दिख रहा है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैं अगर कवर करूं तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये पूरा क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट है। और जो रेस्ट जो कवर किया हुआ नहीं है, अगर मैं इसको हटा दूं तो अब ये क्या आपको दिख रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट आपको दिख रहा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों जो फेरिंग्स की बात की है, जैसे ये माउथ है, माउथ के अगर अंदर घुस जाए हम, माउथ के अंदर घुस जाए, तो ये जो फेरिंग्स है इसी का नाम है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। बट ओरोफेरिंग्स से ऊपर का जो पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है। जो नेजोफेरिंग्स है वो हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है। कौन, नेजोफेरिंग्स। और ओरोफेरिंग्स ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक फेरिंग्स। और नीचे लेरिंगियोफेरिंग्स की हम लोग बात करते हैं। अब हमको बात करना है टंग, इससे रिलेटेड, लेकिन ये बात आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहीं पे छोड़ेंगे, इसलिए कि बहुत बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पाए।